आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और दुनिया में कई देशों में अलग अलग नाम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक काम करता है। भारत में ही सैकड़ों उनके संगठन है, अनुसांगिक संगठन है, लेकिन खाता ना वही जो मोहन भागवत कहें, आरएसएस कहें, वही बात सही। गांधी की हत्या में आरएसएस का नाम आया था, सरदार पटेल ने बैन किया था, उसके बाद ही बैन हुआ आरएसएस, लेकिन धीरे धीरे अपना ये पांव पसारता। कोई खाता नहीं है, कोई वही नहीं है, कहाँ से पैसा आता है नहीं आता, लेकिन 100-100 करोड़ से ज्यादा के भवन बन चुके हैं। कोई मेंबरशिप नहीं, कोई आदमी इनका पकड़ा जाए मुकर जाते हैं कि हमारा आदमी नहीं है। तो कैसे पता लगा कि आरएसएस का आदमी है या नहीं? मेंबरशिप है नहीं, रजिस्टर है नहीं। लेकिन बहुत दिनों बाद लगातार जो सवाल हम उठा रहे थे अम्बेडकर नामा पर, कि जब रेहड़ी पटरी वालों को भी कागज दिखाना पड़ता है, पट्टे पर लेना पड़ता है, ठेला लगाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, तो आरएसएस में कौन सी खास बात है कि उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो क्या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कानून के दायरे में है या नहीं, ये सवाल है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खरगे, जो मल्लिकार्जुन खरगे साहब के सुपुत्र हैं, उन्होंने एकदम क्लियर कट पोजीशन लिया है और उनका एक स्टेटमेंट मैं सुनाता हूं, उसके बाद सीधे चलूंगा आरएसएस पे चर्चा करूंगा। मुझे गृह मंत्री बने 48 घंटे भी नहीं हुए, तुम्हारा भय, आशंका, दुख सब दिख रहा। आरएसएस का इस्तेमाल करके मुझे बदनाम कर रहे हो। अपने राजनीतिक संगठन को रजिस्टर कराने के लिए दस्तावेज तैयार रखो, कागज दिखाओ। सीएनआरसी में कागज दिखाने की बहुत चर्चा चली थी, क्या आरएसएस कागज दिखाए? कागज तो दिखाना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर देश भर में जहां भी गैर बीजेपी शासन, वहां के मुख्यमंत्री अगर इस तरह के, वहां के होम मिनिस्टर इस तरह का पोजीशन लेना शुरू करे, तो आरएसएस अनकंफर्टेबल पोजीशन में जा सकती है। बगैर खाता बही के, बगैर मेंबरशिप के भारत जैसे सबसे बड़ा लोकतंत्र को आरएसएस चला रहा है। बीजेपी के वैचारिक जो ऑक्सीजन है, पाइपलाइन है, वो आरएसएस है। इसलिए राहुल गांधी लगातार आरएसएस पे वैचारिक हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि असली लड़ाई आरएसएस के साथ है। प्रियांक खरगे ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। आगे क्या क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने जो पोजीशन लिया है, उस पर चर्चा तो लाजमी है, बनता ही। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस एपिसोड में और लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं। चलते हैं और बात करते हैं, समझते हैं आरएसएस के कार्यशैली, इतिहास, वर्तमान और भविष्य क्या होने वाला। स्वागत है सर। नमस्ते सर जी। सर, संघ का दावा है कि वो व्यक्तियों का समूह है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो व्यक्तियों का समूह है, समूह में कार्य करते हैं। अब सवाल ये है कि दो ही लोग ऐसे हैं जिनका कोई पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है, एक आरएसएस है और एक पत्रकार हैं जिनके कोई भी पंजीकरण की समझ का जो है वो क्या कहते हैं प्रावधान है, कोई भी व्यवस्था नहीं। जो भी हो, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, एक तो मोबाइल उठाए और ऐसे करके जो है रील बनाए और रील बनाने के बाद वो यूट्यूब पर डाले, फेसबुक पर डाले, वो अपने को पत्रकार कहते लगे। बम बम टन टन टाइप के जो है अखबार निकल गए हैं, उसमें जो है पैसा लेकर के प्रमाण पत्र दिया जाता है। यहाँ तो प्रमाण पत्र भी आरएसएस में नहीं दिया जाता कि किसको, किसी को आरएसएस का जो है आई कार्ड मिला हो, नहीं, सब एक जानते हैं एक दूसरे को कौन आरएसएस है कौन नहीं। और उत्तर प्रदेश में तो जब से बीजेपी की सरकारें बनना शुरू हो गई हैं, तब से आपके बहुत सी जगहों पर जहां इंटरव्यू से नियुक्तियां होती हैं, अब मान लीजिए एग्जाम की व्यवस्था हो गई, नहीं तो इंटरव्यू से जहां नियुक्तियां होती हैं, वहां एक क्राइटेरिया संघायु भी देखा जाता है कि संघ में आपकी कितनी आयु है, संघायु। तो इतनी जड़ें इनकी गहरी हैं। अंग्रेजों के जमाने में इनका जो है गठन हुआ था, लेकिन जहां सारे संगठनों के लिए मेंबरशिप अनिवार्य है, वहां इनके संगठन के लिए कोई मेंबरशिप अनिवार्य नहीं है। और इनके जितने अनुसांगिक संगठन हैं
उसमें भी कोई मेंबरशिप का प्रावधान नहीं, केवल पदाधिकारियों का नाम लोग जानते हैं, बाकी का नाम जो है वो सब गौड़ है, ताकि इनको आसानी होती है। अगर पंजीकरण होता और ना वो आपका क्या कहते हैं सदस्यों का रजिस्टर होता, तो आज नाथूराम गोडसे ये कह के जो है उसके लोग ये नहीं कह के भागते कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का सदस्य नहीं था। यह कह के लोग नहीं भागते कि वीर सावरकर संघ के सदस्य नहीं थे। लेकिन आज भी है कि जो पदाधिकारी हैं उनके अलावा कोई भी जैसे सरकारी कर्मचारी अगर आरएसएस पर कोई कार्रवाई होती है तो कहता है कि नहीं हम तो नहीं है। तो आप तो संघ की शाखा में कहीं एक आध बार गलती से चले गए, जब हमको मालूम हुआ कि ऐसा मामला है तो हमने जाना बंद कर दिया। तो आपको किसी को बिना प्रमाण के तो किसी को जो है आप कोई दंड दे नहीं सकते। इमरजेंसी के दौरान भी यही हुआ, महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो आरएसएस का प्रतिबंध लगा तब भी यही सब हुआ, क्योंकि इनकी कोई मेंबरशिप ही नहीं है। और पूरे देश में ये हमेशा ये लोग सवाल उठाते हैं कि अचानक भरभरा के सड़क पर जो है पैदा होने वाले गणवेश में जो संघी कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव के समय काली टोपी लगा के आरएसएस भाजपा के बूथों पर या जनसंघ के बूथों पर टिकट काटने के लिए मतदाताओं के बैठा करते थे, आखिर ये अचानक कहाँ से आ जाते हैं? फिर आपको पता चलता है अचानक कि आपके घर ही में 5 भाई हैं, तो 2 भाई जो है आरएसएस की शाखा में जा रहे हैं। आप तो रोज ऑफिस चले गए, रोज अपना पढ़ने चले गए, तो आपको पता नहीं चला कि आरएसएस में। अचानक पता चला काली टोपी लगा कि ये भी पर्ची काटते हैं, तो पता चला कि आरएसएस के मेंबर। ये हमेशा हॉन्ट करता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेंबर हैं भी और नहीं भी हैं, कागज में आप कहीं नहीं है, बाकी आप सिंपैथाइजर भी हैं, मेंबर भी हैं। इस तरह जो है गोपनीय ढंग से आरएसएस जो है काम करती रही। प्रियांक खड़गे जो आपके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं, ये सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में भी पंचायती राज्य मंत्री थे। तो इन्होंने 2025 में भी सिद्धारमैया को ये पत्र लिखा था कि आरएसएस जो है बहुत ही इस तरह डिविजिव विभाजनकारी जो है उसमें है, घृणा का जो है संचार करता है समाज में, इस पर प्रतिबंध लगाया जाना है। और कर्नाटक सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया, लेकिन हाई कोर्ट ने खाली कर दिया, क्योंकि जो वैचारिक जज हैं उनको तो भाई सिद्धांत बघाड़ते हैं वो बैठ करके, वो व्यवहारिक बात तो देखते नहीं है। और फिर अगर वैचारिक जज हैं, एक विचार विशेष से जो है प्रभावित हैं, तो उनके यहाँ तो जाएगा तो नेचुरली वो इस तरह की बातें करेंगे। तो फिर वो नहीं हुआ। तो इस बार जो है जब प्रियांक खड़गे बने हैं गृह मंत्री कर्नाटक के, तो गृह मंत्री के रूप में भाई जब गृह मंत्री जो होता है वो पूरी पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है, तो इस बार उन्होंने बकायदे गृह मंत्रालय से गृह मंत्री होने के नाते जो है ये अपनी वाला आरएसएस पर ठोस कार्रवाई करने का विचार बनाया है, और कहा है कि जिस देश में ठेले वाले को भी पंजीकरण कराना पड़ता है, वहां आरएसएस की छूट कैसे। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चुनौती देते हुए पूछा है कि वह उन्हें बताए कि किस कानून के तहत संगठन को सरकार के प्रति जवाबदेह होने से छूट मिली है। यहाँ किसी को नहीं मिली। आप एक और सिमी पर प्रतिबंध लगा देते हैं कि मुस्लिम संगठन, आप और लोगों पर प्रतिबंध लगा देते हैं, तो फिर आरएसएस को ये छूट क्यों या ये विशेषाधिकार क्यों? ये $1 मिलियन क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि जिस देश में हर ठेला फेरी लगाने वाले को भी पंजीकरण कराने पड़ता है, वहां आरएसएस जैसा संगठन कानून से ऊपर क्यों होता है कि जिसके न कोई मेंबरशिप है, न कोई पंजीकरण है, कोई जवाबदेही नहीं है। और ये हमेशा सुविधा है कि हम तो आरएसएस नहीं है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 10 जून को दी गई अपनी टिप्पणियों में कांग्रेस नेता ने आरएसएस नेताओं को अपना कार्यालय आने, संगठन की कानूनी स्थिति से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस मुझे अपने केशव कृपा मुख्यालय पर बुलाए, वे मुझे वह कानून दिखाएं जिसके तहत उन्हें सरकार के प्रति जवाबदेह होने से छूट मिली हुई, या फिर वे दस्तावेज लेकर मेरे कार्यालय आए, वे दिखाएं कि उन्हें संविधान के प्रावधानों में कैसे छूट प्राप्त है। मैं इसकी जांच करूंगा, अगर मैं गलत हुआ तो माफी मांग लूंगा, वरना उन्हें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। नहीं कहा कि हम प्रतिबंध लगा देंगे, उन्होंने कहा कि अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी और पंजीकरण कराना पड़ेगा और कानून के अनुसार जो है अपने संगठन को चलाना पड़ेगा। खड़गे लगातार आरएसएस पर सवाल उठाते रहे हैं। आरएसएस सत्तारूढ़ भाजपा का वैचारिक संगठन है और इसके प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि संगठन को औपचारिक पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। भागवत ने विशेष विवादास्पद रूप से दावा किया था कि आरएसएस एक व्यक्तियों का समूह के तौर पर काम करता है जिसे मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत पहले से ही मान्यता मिली हुई।
वही तो उन्होंने कहा कि भाई लाओ मान्यता दिखाओ कि कहाँ मिली हुई है। भागवत ने कहा था हमें व्यक्तियों को समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हम एक मान्यता प्राप्त संगठन है। आय कर विभाग ने हमसे इनकम टैक्स भरने को कहा था और मामला अदालत तक गया था। अदालत ने कहा कि यह व्यक्तियों का यह समूह है और हमारी गुरु दक्षिणा को आय कर में छूट दी गई है। पिछले महीने खड़गे ने आरएसएस से जुड़े 2500 से अधिक संगठनों के नेटवर्क को का सार्वजनिक ऑडिट करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जहां आरएसएस और उससे जुड़े संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं, इसलिए कानून के दायरे से बाहर हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम एफसीआरए का इस्तेमाल करके कई गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की कार्यप्रणाली पर लगातार अंकुश लगा रही है। माने आप एनजीओ चलाए तो दुनिया भर का अंकुश, आरएसएस चलाए तो कोई बात। इस कानून का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या अंतर्राष्ट्रीय फंड पाने वाले घरेलू संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने, उन पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा है एफसीआरए का, और जिनसे नागरिक अधिकारों, मानवीय कार्यों और धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में आने से पहले की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब मोदी जी स्वयं को फकीर कहते थे और आरएसएस के प्रचारक थे, तब उन्होंने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, गुयाना, कनाडा, मलेशिया और फ्रांस सहित 14 से अधिक देशों की यात्रा की थी। उन यात्राओं का खर्च किसने उठाया? क्या इसके लिए आरएसएस यानी तथाकथित रजिस्ट्रेशन वाले एनजीओ ने पैसे दिए थे? ये सवाल है। दक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट के अनुसार 10 जून को खड़गे ने कहा था कि ऐसे देश में जहां सड़क और सामान बेचने वालों को भी पंजीकरण करवाना पड़ता है, मंदिरों और देवताओं तक को प्राप्त प्रत्येक दान का हिसाब देना पड़ता है और नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल पड़ता है, वहां आरएसएस को छूट नहीं मिल सकती। उन्होंने ये भी कहा कि वे लगातार खुद को व्यक्तियों का समूह बताते हैं। बेंगलुरु क्लब भी लोगों का एक समूह है। गृह मंत्री का पद संभालने के बाद एक ट्वीट में खड़गे ने आरएसएस को कहा था कि वह पंजीकरण के लिए अपने दस्तावेज तैयार रखे। तो सवाल इस बात का है कि अब देखिए आरएसएस क्या करती है। अब जहां तक आरएसएस है तो इसके पहले भी कई बार आरएसएस पर नकेल कसने की कोशिश की गई, लेकिन सफल नहीं हुआ। इस पर खड़गे ने उन्होंने सीटी रवि ने जो है इंदिरा आपके क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी पर भी सवाल उठाया था। इस पर खड़गे ने डेक्कन हेरल्ड से कहा कि वह मुझे नहीं लगता कि सीटी रवि को इतिहास की जानकारी है। आरएसएस पर प्रतिबंध लगने के बाद उनके नेताओं ने नेहरू और सरदार पटेल के पैरों में गिरकर गुहार लगाई थी। जब इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था इमरजेंसी में, तब उसके सर संचालक ने आपातकाल का समर्थन करते हुए एक लंबा तारीफ पत्र लिखा। बाला साहेब देशमुख। इसके पहले कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों में आरएसएस गतिविधियों पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया था 2025 में, और नियम बनाने का निर्णय लिया था। उसमें पंचायती राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने इस कदम की घोषणा की जो शिक्षा और कल्याण का ध्यान करने के उद्देश्य से है। यह निर्णय मुख्यमंत्री को लिखे गए एक पत्र पर आधारित थी, जिसमें आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। यह नियमों का उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों को तटस्थ बनाए रखना था। अब कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों का नियंत्रण। कर्नाटक की मंत्रिमंडल ने 16 अक्टूबर 25 को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आरएसएस से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नियम बनाने का निर्णय लिया था। यह घोषणा मंत्री प्रियांक खड़गे ने की थी, जिसने राजनीतिक और शैक्षणिक समुदाय में चर्चा का विषय बना दिया था। यह कदम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे गए पत्र पर आधारित थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिसमें आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। लेकिन मामला जो है हाईकोर्ट में जाने के बाद उन्होंने वो किया तो फिर लटक गया। अब आरएसएस पर फिर प्रतिबंध की मांग चल रही है। कर्नाटक में संघ को लेकर बहस उस समय तेज हो गई थी, अभी फिर बहस चल रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर यह निर्देश दिया था कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, सार्वजनिक मैदानों या फिर बाकी सरकारी संपत्तियों में आरएसएस की शाखाएं नहीं लगानी चाहिए। इस निर्देश को सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री तत्कालीन प्रियांक खड़गे ने आपको ये घोषणा जो है क्या कहते हैं की थी। आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है तो आरएसएस चीफ खड़गे द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में आरएसएस ने सार्वजनिक संस्थानों का इस्तेमाल शाखाएं आयोजित करने, कथित तौर पर विभाजनकारी विचारधाराओं को बढ़ावा देने
और बच्चों और युवाओं में संविधान विरोधी भावनाएं भड़काने पर चिंता जो है जताई थी। इस बीच आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशों के बारे में भी मैं बता रहा हूँ। महात्मा गांधी की हत्या के बाद सबसे बड़ा प्रतिबंध 30 जनवरी 1948 को लगाया गया था आरएसएस पर। उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जबकि अभी संविधान लागू नहीं हुआ था, ये ध्यान नहीं, रखिएगा, हाँ। क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री जी के जो है 12 साल पूरा करने का जश्न मनाया जा रहा है, जबकि उस समय उस काल को, जिस काल में सरदार पटेल गृह मंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस काल को जोड़ा ही नहीं गया था। ये वो काल है। 5 साल। 30 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 को बैन लगाया था। उनका आरोप था कि आरएसएस सांप्रदायिक तनाव को भड़का रहा। 1949 में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया था, लेकिन आरएसएस ने बहुत सफाई दी थी तब। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की थी। इसी के साथ नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया था और साथ ही राजनीतिक विरोध पर नकेल कस दी गई थी। इस अवधि के दौरान आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि इसे सरकार के अधिकार के लिए खतरा माना जा रहा था। इस दौरान कई आरएसएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, मीसा में भी किया गया था और डीआईआर, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में भी किया गया, जिसने हम्म। भारतीय राजनीति में संगठन की विवादास्पद भूमिका को प्रदर्शित किया था। 6 सितंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप वाली सरकार ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों के साथ साथ आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बाद में उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। अब सवाल है कि ये सब जो है आरएसएस की पृष्ठभूमि रही है, लेकिन आप बताइए, आप सब कुछ करें और आपकी कोई जिम्मेदारी न हो। जिम्मेदारी नहीं हम है। लोग तो यहाँ बात करने में भी आपके मंच पे भी डरते हैं कि कोई बात हमारे मुंह से ऐसी नहीं निकले, और फिर अगर हमें आशा रहती है कि अगर बात गलती से निकल गई तो आप जो है जब फाइनल वीडियो बनाएंगे तो हमारी बात को एडिट कर देंगे, जो सरकार या व्यवस्था को नागवार गुजरे और हमको बेमतलब में 75 साल की उम्र में जो है क्या कहते हैं सूली पर टांगने लगे सरकार। ये जो है इसका भले सब शरीर से बूढ़ा हो गया, लेकिन दिमाग से ये अभी खुराफाती है, इसको टांगो तब जाके दिमाग सही होगा। तो हम्म। सवाल इस बात का है कि ऐसे में न खाता न बही जो आरएसएस कहे सही कैसे माना जाए। जब सब लोग कानून के दायरे में, तो आरएसएस को क्यों नहीं दायरे में रहना चाहिए, ये एक्सप्रेस जी। पैसा पब्लिक के पैसे से जेड+ सिक्योरिटी मिला हुआ है मोहन भागवत को, हाँ, टैक्स तो पेयर के वो पैसे से। सिक्योरिटी नहीं मिला है, सब समय समय पर अनुदान वगैरह भी मिलता रहता है, तमाम उसका हाँ। जो है सब चीजें विदेशों से अनुदान मिलता है। ये सब FCRS सारे चीजों से ये मुक्त है। ये एकदम सुपर संगठन है सर। ये तो हम्म। राष्ट्रपति से भी ऊपर। इनको तो महाभियोग से भी आप नहीं हटा सकते। चलिए आप सर, बहुत सुप्रीम बहुत कोर्ट के चीफ शुक्रिया। जस्टिस को महाभियोग से हटा सकते हैं, इनको तो आप महाभियोग से भी नहीं हटा सकते। ये तो इसका समाज तरीका में वही है किडनी की जैसे तरह जो कहते है एकदम शरीर में गड़ गए हैं, जिनको आपको बकायदे जो है खींच के निकालना पड़ेगा। हो सकेगा इनके पंजे का अवशेष जो है आपकी बॉडी में रह जाए। एकदम एकदम एकदम। चलिए, लेकिन एक जी। वैचारिक लड़ाई तो शुरू हो गई है। राहुल गांधी लगातार आरएसएस पे वैचारिक हमला बोल रहे हैं और जमीन पे उतारने का काम कर्नाटक से प्रियांक खड़गे कर रहे हैं, जो कि अभी वहां होम मिनिस्टर हैं। देखते हैं आगे आगे होता नहीं, क्या है, और लेकिन फिर हम ये भी इलेक्शन। था ना कि पिछली सरकार में उन्होंने प्रयास किया था, नहीं हुआ। इस बार जब गृह मंत्री हो गए तो उन्होंने इनके मूल आधार एकदम। पर ही चोट कर दिया कि भाई आप दिखाइए कि किस कानून के तहत आपने पंजीकरण नहीं कराया, एग्जैक्टली। आप दिखाइए कि जी। किस कानून के तहत आप मेंबरों की सूची नहीं रखते। केवल अचानक पदाधिकारी उत्पन्न होते हैं आपके यहाँ, जो आप स्वयं पता नहीं किस डिजाइन से चुनते हैं, और बाकी जो है, और आप संगठन बनाएंगे तो उसके लिए भी नियम है सर। आप कोई एनजीओ या कोई भी संगठन रजिस्ट्रेशन कार्यालय से पंजीकृत कराएंगे तो उसके लिए नियम है कि इतने समय बाद आपको फिर से चुनाव कराना पड़ेगा, कौन से मेंबरशिप एकदम। की लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, कार्यकारिणी की लिस्ट देनी पड़ेगी। यहाँ तो आपके लिए स्वतंत्रता है, और इनके 1000 मुंह है, 1000 संगठन है संघ के, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से, एक ही समय में विपरीत परिस्थितियों को भी ये जो है चर्चा में बनाए रखते हैं। एक आदमी कहता था कि राम मंदिर नहीं बनेगा, दूसरा कहता था कि राम मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं है, तीसरा कहता था कि राम मंदिर धार्मिक मसला है, ये जनता का मसला है, हमारा मसला नहीं, चौथा आदमी कहता है कि राम मंदिर बन के रहेगा। हम्म। अब आखिर बना कि नहीं बना? अब सब श्रेय ले रहे हैं। जी जो लोग कहते थे कि हमारे एजेंडे में नहीं, वो भी श्रेय ले रहे हैं कि राम मंदिर बना। जी और एक जी बहुत जी। बड़ा मुद्दा है सर, राम मंदिर में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जब से जो है राम लला की मूर्ति जो है हटा करके अस्थाई बना था। फिर उस समय जितना चढ़ावा आया, जितना सोना चढ़ा, अभी मंदिर में जितना सोना चढ़ा, जितना रुपया आया, सबको लेके बड़ा मामला, और हाई कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। आपका क्या कहते हैं, इसकी जांच, CBI जांच के लिए।
तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। अगला एपिसोड राम मंदिर में राम का नाम बदनाम किसने किया, पैसा किसने चुराया, कौन दलित था, कौन पिछड़ा था, कौन मुसलमान था, पैसा चुराने वाला कौन, पैसा चोर कौन, इस पे चर्चा अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।